बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शेक्सपियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ जो हैं हैमलेट उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहले हम बैकड्रॉप देखेंगे ऑफ द प्ले कि इसमें इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसकी इंस्पिरेशन अगर कोई है तो कहाँ से ली है शेक्सपियर ने। Written during the first part of the 17th century, probably in 1600 or 1601. Hamlet was probably first performed in July 1602. It was first published in printed form in 1603 and appeared in an enlarged edition in 1604. As was common practice during the 16th and 17th centuries, Shakespeare borrowed for his plays ideas and stories from earlier literary works. अगर हम रेनेसेंस को जब पढ़ते हैं इंग्लिश रेनेसेंस को, तो उसमें से एक जो उस वक्त की खासियत थी या एक जो चीज़ लिटरेचर के अंदर आई उस वक्त थी ट्रांसलेशंस बहुत हो रही थी। ट्रांसलेशंस किसकी जी? क्लासिकल वर्क्स की। रोमन ग्रीक लिटरेचर जो था उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था इनटू इंग्लिश, और जो उधर की फॉर्म्स थी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर बीइंग अडॉप्टेड इन इंग्लिश एज वेल। जैसा कि आप बाइबल भी ट्रांसलेट नहीं, वो ट्रांसलेशन और है, एपिक है। एपिक से ज़्यादा मैं दूसरी बात करने लगा था। ये जो था पेट्रार्कन जो है वो क्या से कहते, सोनेट वेट एंड सरे, और बाद में सिडनी स्पेंसर, शेक्सपियर, इवन सब लोगों ने कॉपी किया ये सारा कुछ, स्टाइल को फॉलो किया, उसको मॉडिफाई किया। इसी तरह से जो वर्क्स थे, जो लेजेंड्स मौजूद थी, जैसे जर्मन लेजेंड्स थी, कोई इटालियन थी, या सारा कुछ था। सैनिका का कुछ इन्फ्लुएंस जो लिटरेचर के ऊपर, थिएटर के ऊपर था, तो उधर से वो कोई एक थॉट उठाते थे, इंस्पिरेशन लेते थे, स्ट्रक्चर लिया। डॉक्टर फाउस्टस, एक फाउस्ट लेजेंड है जर्मन की, उसको उसने बड़ा ज़बरदस्त किया। इसके बारे में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को समझाता हूँ मिसाल दे के कि ये कोई चोरी नहीं है, चरबा नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ समझ हम हमारे जब मैं भी खुद पढ़ रहा था ना, फर्स्ट टाइम पढ़ा एमए में जब था, तो हमें एक आया कि यार ये देखो शेक्सपियर इतना बड़ा बंदा था और उसने चोरी किया हुआ सारा कुछ। इसके ऊपर एक पूरी स्टडीज़ भी हमने एमफिल वगैरह में पढ़ी, जिसमें बताया गया कि शेक्सपियर ने ये उठाया इधर से उधर से। कई जगहों पे ये भी क्वेश्चन है कि शेक्सपियर था ही नहीं, बना दिया गया। बहुत कुछ है और डिस्कशंस मौजूद हैं अपनी जगह पे, उनमें कुछ भी होगा। उन सब चीज़ों को एक साइड पे करते हुए बात इंस्पिरेशन की, अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो एरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू में कि सारा कुछ तो रिप्रेजेंटेशन है, बात एक ही उसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसने इंस्पिरेशन ली किसी चीज़ को, उसको बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट किया। मिसाल इसकी ये देने लगा था कि हमारे यहाँ, हमारे पंजाबी कल्चर के अंदर फोक दास्तानें हैं, उनको लिखा भी गया है शायरी के अंदर, जैसे कि हीर रांझा की एक रोमानवी दास्तान है। अब इसी तरह से हीर जो है हम किसकी जानते हैं, लिखी हुई बेहतरीन, वारिस शाह की। जबकि हीर जो थी उसको कई और लोगों ने भी लिखा है। हाफिज़ नाम था एक बंदे का, शायद हाफिज़ बरखुरदार नहीं, वो और था शायद। एक हाशिम था मेरे ख्याल, और भी एक दो लोगों ने ट्राई कर रखी है। लेकिन जो हम जानते किसको हैं, हीर वारिस शाह की, एक ही स्टोरी है। रिप्रेजेंटेशन किसकी बेहतर होगी उसके ऊपर? वारिस शाह की। तो वारिस शाह की हीर, वारिस शाह कहते हैं हम उसको, हीर जिसने वारिस शाह ने लिखी। इस तरह कई कहानियाँ लिखी गई हैं। फाउस्ट लेजेंड एक मौजूद है। आपको पता है एडिपस रेक्स कबल मसीह का प्ले है ना, लेकिन जो एडिपस रेक्स की जो स्टोरी है वो 1200-1300 साल पहले से मौजूद है वहाँ पर। उस ज़माने से भी 1200-1300 साल पहले मौजूद थी। ऑडियंस को पता है ये सारा कुछ हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज आप भी लिख सकते हैं हीर के ऊपर स्टोरी। हीर का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है ना कहानी का, उसको एक बेहतरीन अंदाज में आप रीवाइटलाइज कर लें उसको, चीज़ को आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको, ताकि बेहतरीन पता चल जाए रिप्रेजेंटेशन का, शेक्सपियर ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ हमें पता चलना चाहिए चीज़ों का। एक फिल्म, कई फिल्में बन चुकी हैं अनारकली के ऊपर, पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान की, बल्कि गए हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट की एक स्टोरी है। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली, फिर उसके बाद कई फिल्में बनी, 3-4,
ताजमहल, पता नहीं क्या क्या कुछ, मुगल आज़म तो सबसे बड़ी फिल्म कंसिडर की जाती है ना, क्लासिक्स में उसका शुमार होता है। उसने एक ख़ास किस्म का इमेज क्रिएट किया मुगल आज़म का, शहज़ादा सलीम का, अनारकली का, स्टोरी का एंड भी। अब उसकी उस जैसी कोई रिप्रेजेंटेशन ही में दोबारा मिल सकी कोई। 2000 के करीब एक 8-9 मिनट्स का सॉन्ग आया, सुप्रीम इश्क, शोएब मंसूर ने उसको एक स्टोरी किया, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें थोड़ी देर का एक बादशाह दिखाया गया, थोड़ी देर, 8 मिनट कहाँ पे 3.5 घंटे की फ़िल्म, लेकिन वो इतनी मौसर अंदाज में रिप्रेजेंटेशन थी कि उसने, मैं कहता हूँ उसने एक साइड पे कर दिया सारी इमेज को। शबनम मजीद ने गाया, ईमान अली इसके अंदर वो बनी हुई थी, और जो हमारे उधर के ऊपर KPK के एक जो हैं, वो कैसा देखे ना, बादशाह अकबर जो था वो इसी रीजन का था ना, ये अपना अफ़गान रीजन का पठान था। फिर वो पठान था बंदा जो लिया गया, स्पेसिफिकली उसकी शक्ल भी वैसी मिल गई, उसका लहजा भी फ़ारसी पश्तो वाला, है ना, कुजा फरामूश यू कनी हाँ, नहीं वो जो पहले से सिम्बॉलिक है, कुजा शेखू, वो आके मान सिंह आ रहा है, उसको मसल रहा है कली को, फिर लाया जा रहा है, जो भी सारा कुछ है। फिर उस लड़का जो था बड़ा खूबसूरत सा मर्द, ये सारा कुछ ने उसका इमेज एक जाबर वाला दिखा दिया। वो जो मुगल आज़म का काइंड बना दिया गया, असूल परस्त लेकिन काइंड था, है ना, बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के ग़ुलाम हैं। और आखिर पे वो अनारकली को ये भी दिखाया गया कि उसने अनारकली को चुनवाया नहीं था, दीवार से रास्ता दे दिया था निकलने का, पैसेज दे दिया। इधर इसका दिखाया गया कि सचमुच में है, इसके ऊपर तहकीक भी हुई, शोएब मंसूर ने की। आपको पता है ये जो दीवार में चुनवा देते थे क्या चीज़ थी? हमारा लाहौर का जो शाही फोर्ट है, वहाँ पर नीचे बहुत बड़े बड़े कुएँ थे, उनके अंदर एक बंदे को फेंक के बंद कर दिया जाता था। अब वो वहीं पे मर मुर जाना था उसने। यहाँ पर आपने देखा है कि वो रियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको वो ही नीचे गिराया जा रहा है, उसे बंद कर दिया कि मर गया ये। खैर, बात हो रही थी रिप्रेजेंटेशन की, बेहतर रिप्रेजेंटेशन, आइडिया लेना, उसको बेहतर अंदाज में रीफर्निश करना। तो शेक्सपियर का जो आइडिया है फिर वो उसने एक लिया है, इसके बारे में सोर्सेज यानी कहानियाँ मौजूद थी, ये सारे लोगों को ऑलमोस्ट, जैसे हमारे फोक कह लो कॉन्शियस में चीज़ें, अनकॉन्शियस में या कलेक्टिव कॉन्शियस अंदर की ये चीज़ें मौजूद हैं, तो वो कलेक्टिव जो चीज़ें हैं उनको एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन फ्राहम की गई है। सो शेक्सपियर बारोड हिज, ये उस ज़माने में नॉर्मल बात थी तकरीबन चीज़ें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश में हो रही थी, पहले तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर थी या लोकल इंग्लिश के अंदर थी, बाकायदा उनको लेके आया गया। द स्टोरी ऑफ द प्ले ओरिजिनेट्स इन द लेजेंड ऑफ हैमलेट, और लेजेंड वो जो असल वाली लेजेंड है उसका नाम है एमलेथ, ठीक है। जो इसका अपना बेटा था ना उसका नाम भी एमलेथ था, इसका जो शेक्सपियर का था, नहीं इसका शेक्सपियर का बेटा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, एमलेथ। तो एज रिकाउंटेड इन द 12th सेंचुरी डैनिश हिस्ट्री, 12th सेंचुरी की एक लेजेंड है डैनिश, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। अ लैटिन टेक्स्ट बाय सैक्सो द क्या है ये, ग्रामेरियन जो है, इसकी एक कहानी के अंदर ही हम इसका जिक्र मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस वर्जन वाज लेटर अडेप्टेड इनटू फ्रेंच बाय फ्रांसिस्को फ्रैंकोइस डी बेलफास्ट इन 1570 इंटाइटल्ड हिस्टोरीज ट्रैंक्विस, ऐसे जो भी कोई नाम है उधर का उल्टा सा, यानी उधर से चला है डैनिश से इटालियन से फ्रेंच से आगे, ये फिर इधर पहुंचा है इंग्लिश में। इन इट अनस्क्रूपलस फैंग किल्स हिज ब्रदर हॉरवेंडल एंड मैरीज हिज ब्रदर्स वाइफ गैरूथा। इधर स्ट्रक्चर आ गया ना बेसिक वही। फिर उसके बाद हाँ जी, हॉरवेंडल्स एंड गैरूथा's son Amleth, although still young, decides to avenge his father's murder. He acts the fool in order to avoid suspicion. वो जानबूझ के ना फूल अपने आप को प्रिटेंड करता है, फीन्स मैडनेस, फीन्स फूलनेस, फुलरी या जो भी है। अब फुलिशनेस, अपने आप को थोड़ा सा मस्त साइंस सा बना के उसने अपना काम निकालने की कोशिश की, अवेंज करने की कोशिश की। जैसा कि हम इधर देखते हैं कि ही फीन्स मैडनेस इन दिस प्ले हैमलेट, अ स्ट्रेटजी विच सक्सीड्स इन मेकिंग द अदर्स थिंक हिम हार्मलेस। उनका ये तो अब हार्मलेस होगा ना, ये तो पागल हो चुका है, या तो इसलिए विद हिज मदर्स
एक्टिव स्पोर्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क भी है स्टोरी में। इधर मदर की स्पोर्ट नहीं थी, उधर थी पुरानी कहानी में। एमलेथ सक्सीड्स इन किलिंग फेंग, ही इज़ देन प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ डेनमार्क। तो फिर उसके बाद फिर इसको बाद में क्या बन गया, ये किंग ऑफ डेनमार्क बन गया। अब इस स्टोरी का स्ट्रक्चर है यहाँ तक, जो ओरिजिनल लेजेंड चलती आ रही है। इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी की हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी कहानियाँ बनती हैं नावल से अडॉप्टेड होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं, फिल्में बन जाएंगी उसकी, उनमें कुछ ना कुछ कई दफ़ा चेंजेस कर दी जाती हैं, ये डिमांड के हिसाब से। अब इसी तरह से एक फोक लेजेंड है किसी भी सोसाइटी की, जब उसको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में लेके आए या थिएटर पे लेके आए, तो आपने ऑडियंस को भी मद्देनज़र रखना होता है उस वक्त की कि वो क्या डिमांड रखती है, तो फिर कहानी उसके मुताबिक चेंज कर देगी। आज हम ज़्यादातर जो लोग हैं वो शेक्सपियर के हैमलेट को जानते हैं, हम भूल चुके हैं कि असल कहानी क्या थी। अगर एक असल कहानी भी ढूंढेंगे मिल जाएगी, लेकिन आज आपको कौन सा वर्जन पता है जो कि असल ये हैमलेट शेक्सपियर ने जो चेंज कर दिया हुआ है, इन असल से हट चुकी है कहानी। फैबुला एंड शुज़े, कहानी वही है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है उसकी। ये जो सारी कहानियाँ एक ही हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बदल चुकी है। द स्टोरी इज़ ऑन द होल मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड दैन शेक्सपियर्स एडेप्टेशन। शेक्सपियर वाज लाइकली अवेयर ऑफ सैक्सोज वर्जन, और सैक्सो जो था इटालियन बंदा, वर्जन अलॉन्ग विद अनदर प्ले परफॉर्म्ड इन 1589 इन विच गोस्ट apparently calls out Hamlet revenge। तो वो एक कहानी भी थी, उसको मौजूद थी। इसके साथ ही हम अगली जो बात डिस्कस करेंगे ना, हम रिवेंज ट्रेजिडी डिस्कस करेंगे। रिवेंज ट्रेजिडी क्या थी, उस ज़माने में रिवेंज ट्रेजिडीज़ किधर से आई थी। अगर आपने रेनेसेंस पढ़ रखी है, आपको रेनेसेंस थिएटर का पता है, तो आपको फिर रिवेंज ट्रेजिडी का भी पता होगा कि रिवेंज ट्रेजिडीज़ एक पॉपुलर उस वक्त की एक आइटम थी थिएटर के अंदर। तो गोस्ट ने आके उसमें कहा था 1589 की एक अडेप्टेशन इससे पहले भी मौजूद है ड्रामा की, तो उसमें एक गोस्ट अपीयर होता है। गोस्ट ने आके बोला था हैमलेट रिवेंज यानी बदला, द 1589 प्ले इज़ लॉस्ट, वो तो क्या गुम। शेक्सपियर इसी ज़माने में शेक्सपियर ने काम स्टार्ट किया होता 86 के करीब, ये तब ये प्लेयर था वैसे वहाँ पे प्ले हाउसेस में। द leading to much scholarly speculation as to who might have authored it। और ये भी नहीं पता उसका कि उसको किसने लिखा था, डिस्कशंस चलती, बात उसकी सस्पिशन में चली गई। मोस्ट स्कॉलर्स एट्रीब्यूट इट टू टॉमस किड, क्योंकि टॉमस किड जो था ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग रिवेंज ट्रेजिडीज। फर्स्ट ट्रेजिडी जो है ना रिवेंज ट्रेजिडी इंग्लिश में, वो इसी ने लिखी थी, द स्पेनिश ट्रेजिडी, बिल्कुल सैनिका से आई हुई है। तो वो जो ट्रेजिडी है ये इसी ने लिखी थी, आथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी ऑफ 1587। देखे ना सीक्वेंस भी बनता है, 1587 में स्पेनिश ट्रेजिडी। स्पेनिश ट्रेजिडी का मतलब ये नहीं कि स्पेन की ट्रेजिडी, कहानी ड्रामे का नाम है। अब उसके अंदर जो होता है वो है, उसमें एक किंग है, वो उसका बेटा जो प्रिंस है वो ही वॉज किल्ड, ही वॉज मर्डर्ड एंड नो द फादर इज़ लुक, उसके बेटे का गोस्ट आया है और जो बाप है किंग है वो अपना उसका रिवेंज लेता फिर रहा है। इधर कहानी उल्ट है, बाप मर गया है किंग और कत्ल हो गया और उसके बाद उसका बेटा। सो शेयर्स मैनी एलिमेंट्स विद हैमलेट सच एज गोस्ट सीकिंग रिवेंज, अ सीक्रेट क्राइम, अ प्ले विद इन प्ले, अ टॉर्चर्ड हीरो हु फीन्स मैडनेस and a heroine who goes mad and commits suicide. There are so many identifications with this play that we find in Hamlet. Hamlet की similarities बहुत ज़्यादा आ गई ना इसके साथ। हम स्पेनिश ट्रेजिडी को देखते हैं। स्पेनिश ट्रेजिडी वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजिडीज। रिवेंज, ये जो सैनिका था ना, उधर से ये ट्रेडिशन आई थी। वहाँ पे कोई मसला बना था इटली के अंदर, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स थे ना उनको उनके पाबंदियाँ लग गई, कुछ कैसा कुछ। इधर से पार्टीज़ बन रही थी, वो जो थी ना थिएटर, इधर फ्लरिश होना शुरू हो गया ना, उनकी वजह से फ्लरिश। ऐसे ही जैसे कि बम्बई में कोई बंद हो जाए, सारे अदा करते लाहौर आए तो अपनी इंडस्ट्री ज़रा बूम च आ जाए, या कोई और कोई बड़ा कोई आ गया। अब कराची में फ़िल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है थोड़ी सी पाकिस्तान की, तो अदाकारों का रुझान उधर चला गया, उधर की इंडस्ट्री ज़्यादा ऊपर आ गई। लंदन में ऐसा काम शुरू हो गया, वो सारे लोग वो बड़े बड़े मंझे अदाकार थे। यहाँ पे किंग्समैन ऐसी जो कंपनी थी ना, एडमिरल्स कंपनी बनी कौन सी, जो थिएटर्स थे, वो उन्होंने अब ग्लोब और रोज़मर्रा बंदे लेने शुरू कर दिए। उनमें वो बड़े बंदे आ गए, डिमांड बढ़ गई। फिर वहाँ की ट्रेजिडी जो थी ना ट्रेडिशन, वो इधर आ गई। वहाँ चलता था
थिएटर के ऊपर एक गोर किस्म का परफॉर्मेंस दी जाती थी। बहुत ही ब्लड शेड दिखाया जा रहा है, बहुत मार पीट, जैसे बहुत ही तशद्दुद दिखाया जाता है, वायलेंस ऑन स्टेज, ब्लड बादिंग जो थी होती थी। ये चीज़ ऑडियंस में बड़ी पसंद की जाती थी। उसमें एक फिर ऐसी कहानी के लिए आपको फिर उनके लिए मशहूर था रिवेंज वाला एलिमेंट। तो रिवेंज बेस्ड आप बनाते थे कहानियाँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड शेड दिखाया जाता था। तो उनमें से जो बेहतरीन जो प्रेजेंटेशंस थी उस ज़माने की, एक द स्पेनिश ट्रेजेडी थी। तो इस तरह से इसी ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड हमें एक और प्ले मिलता है। वो कौन सा जो बेहतरीन फिर प्ले बनता है, वो हैमलेट है। Elizabethan revenge tragedies, a genre that Hamlet both epitomizes and complicates. इसने रिवेंज ट्रेजिडी को एपिटमाइज भी किया, बढ़ा भी दिया, मैग्नीफाई भी किया उसका स्केल, और उसको फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया रिवेंज वाले एलिमेंट। पहले तो सीधा सीधा रिवेंज, इससे रिवेंज की थोड़ी सी हैयत भी बदली, कैसा रिवेंज करना, पहले बंदा ही मार देना, एक जगह पे जिससे रिवेंज लेना उसको मार सकता है, छोड़ देता है, सोचता है, कई मामला बनते, क्यों, हम उसको देखेंगे ड्रामा के साथ साथ। Revenge tragedies typically share a few plot points. In all of them, some grievous insult or wrong requires vengeance. कुछ भी ऐसा हो गया उसकी बुनियाद पर रिवेंज स्टार्ट हो जाता था, रिवेंज वाला एलिमेंट शुरू हो गया, बदला। Often in these plays, the conventional means of retribution, the courts of law, generally speaking, are unavailable because of the power of guilty person or persons who is often noble if not royal. हम भी अपनी फिल्मों में, ड्रामों में रिवेंज वाला एलिमेंट देखते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर, पंजाबी में तो ख़ास तौर पर, जहाँ पे जो फ्यूड्स होते हैं, ये जो अपने तनाज़े नहीं होते एक दूसरे के साथ, शराकत के, ये वो, या जो भी हमारी उर्दू की या इधर दूसरी फिल्में हैं। लेकिन वो जो ज़माना था ना रेनेसेंस, वहाँ पे एक बंदा इसलिए मजबूर होता था या मजबूर पाता था अपने आप को रिवेंज के लिए, कानून के अदारे उतने नहीं थे तब, कानून की गिरफ्त नहीं थी, कानून मौसर नहीं था, कानून था नहीं इतना ज़्यादा, तो वो बंदे को खुद ही सारा कुछ करना पड़ता था एक तरह से। आज हंसी हमें इसलिए आती है या हमें गुस्सा या ये गैर मुनासिब लगता है कि कवानीन मौजूद हैं, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते आज के ज़माने में, लेकिन हमें दिखाया जाता है, हम समझते हैं कि सारा कुछ कर सकता है। सर इंडिया की जितनी भी फिल्में हैं 18-19 की, मतलब सनी देओल की और सारा कुछ यही है, यही कुछ ही कर रहे हैं। अच्छा, वो जो सारा कुछ इतने लोगों को मार पीट कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं बंदे, चाहे वो नकम्मा ही बंदा था, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, वो मार के चले गए। हाँ, वो तो पुलिस किधर गई, जो विलन के साथ वाले साथी मार दिए, को पूछने वाला ही नहीं है, हीरो जनाब या कुछ ऐसा। तो ये कवानीन जो हैं तब नहीं थी, इसलिए ये रिवेंज वगैरह इसलिए पॉपुलर था। फिर लोगों को दिल करता था कि उनको दिखाया जाता कि आप अपना काम पूरा करें। आज हम ये बातें तरबियत नहीं कर सकते लोगों की ड्रामा के ज़रिए या फिल्म के ज़रिए जिसमें लोगों को कानून को हाथ में लेता हुआ दिखाएं, बल्कि हमें दिखाना पड़ेगा कि उसने कानून तोड़ा, खराबी की, उसके ऊपर कानून की गिरफ्त आई, ताकि लोग जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने। तो खैर ये वजह थी रिवेंज ट्रेजिडीज़ की पॉपुलैरिटी की, वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस। रिवेंज ट्रेजिडीज़ आल्सो एम्फसाइज द सब्जेक्टिव स्ट्रगल ऑफ द इवेंजर। फिर उसके अंदर दिखाया क्या जाता है, उसमें जो इवेंजर होता था ना, वो बन जाता था एक हीरो, उसकी स्ट्रगल दिखाई जाती है, उसको अपना काम करने के लिए सिस्टम से टकराना पड़ रहा है, जालिम से टकराना पड़ रहा है, जालिम से जुल्म के खिलाफ उठना, टकराने में इसको क्या मसला बन रहा है। हु ऑफन फाइट्स और फीन्स मैडनेस एंड जनरली वेलोज इन द मॉरल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ हिज सिचुएशन। तो ये एक टिपिकल, एक नए तरह का हीरो था, जैसा कि एरिस्टोटेलियन हीरो है, ट्रेजिक हीरो, उसकी चंद एक खसूसियात हैं। इसी तरह जो अवेंजर है, एक ये वाला हीरो है, उसके अंदर भी चंद एक खसूसियात होती थी जिसमें से वो गुजरता, जैसे वो उसको फाइट, हु ऑफन फाइट्स और फीन्स मैडनेस, उसको ये वाले मामलात धारने पड़ते थे। फाइनली रिवेंज ट्रेजिडीज एंड अप with a dramatic bloodbath in which the guilty party is horribly and often ritualistically killed. ये पता ही होता था कि आखिर में उसने मरना ही मरना है। Hamlet is not Shakespeare's first revenge tragedy. That distinction belongs to Titus Andronicus, a Marlovian horror show containing all of the elements just mentioned. तो ये जो ये प्ले है मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का, इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम,
ये पहली सी एक ट्रेडिशन के अंदर हिस्सा है। देखें ना 1587 में वो स्पेनिश ट्रेजिडी है, मार्लो का प्रे भी इसी 5 सालों के दरमियान का ही होगा ना, उसने 85-86 से लिखना किया और 92 के 91-93 में या इसके दौरान 93 में इसकी डेथ हो जाती है। शेक्सपियर लिखा है 1600 से 1601 के दरमियान के। तो ये ट्रेडिशन उसके बैकड्रॉप पर मौजूद है इन बड़े प्लेस की। फिर बट हैमलेट इज़ जनरली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रिवेंज ट्रेजिडी। ग्रेटेस्ट रिवेंज ट्रेजिडी, सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन ड्रामा जो है वो रिवेंज के अंदर हमें जो मिलती है स्टोरी, फिर वो हैमलेट बन जाता है। इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी, अगर आप इसको ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी नहीं कहते तो आपको इसको ग्रेटेस्ट रिवेंज ट्रेजिडी कम से कम कहना पड़ेगा। आप ट्रेजिडी इसको ग्रेटेस्ट क्यों नहीं कह सकते? हम इसको अरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ग्रेटेस्ट नहीं रहेगी, इसमें तो कई लूप होल मिल जाएंगे। इसका को ऑब्जेक्टिव लूज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट भी मिल जाती है, कई कुछ मिल जाता है, जैसे कि टी.एस. एलियट ने भी इसके ऊपर पॉइंट्स उठाए हैं। लेकिन आप इसको रेनेसेंस ट्रेजिडी के अंदाज में देखें ना, रेनेसेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फिर आप गलत जगह पे गलत एक लगा के ना उसके ऊपर ऐनक चीज़ को देख रहे हैं, अदसा बदलें, उसका रेनेसेंस वाला डालें तो आपको ड्रामा फिर उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट प्ले एवर रिटन, ना ग्रेटेस्ट प्ले माने, ना ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी माने, ग्रेटेस्ट रिवेंज ट्रेजिडी आपको माननी पड़ेगी। उसके अंदर तो आप कुछ गुंजाइश निकाल सकते हैं, इधर से नहीं। फर्दर हम ये अगर इसको देख लें, by modifying his source materials in this way, Shakespeare was able to take an unremarkable revenge story to make it resonate with the most fundamental themes and problems of Renaissance. उसने अपने ज़माने के मसाइल को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। मसलन the Renaissance is a vast cultural phenomenon that began in 15th century Italy with the recovery of classical Greek and Latin texts that had been lost to the Middle Ages. The scholars who enthusiastically rediscovered these classical texts were motivated by an educational and political ideal called in Latin humanities. वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चला गया ना काम, ये ट्रांसलेशन पढ़ाई लिखाई का काम। The idea that all of the capabilities and virtues peculiar to human beings should be studied and developed to their furthest extent. इंसान जो भी कुछ क्रिएट कर सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है, मैक्सिमम इंसानी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहा। ये थोड़ा सा चर्च से बाहर आए, उसकी जो बंदिश थी, तो इंसान पहले दुनिया गॉड सेंट्रिक थी, इन्होंने मैन सेंट्रिक किया, इसको मैन सेंट्रिक हो गया, फिर उन्होंने देखा कि इंसान को फोकियत दी गई, इसको एक्सप्लोर किया गया। रेनेसेंस मैन किसको कहते हैं? रेनेसेंस मैन विद मैनी टैलेंट्स। तो रेनेसेंस मैन की आपको फिर कई मिसालें मिलती हैं इस ज़माने की, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस है, एक रेनेसेंस मोस्ट अकम्पलिश्ड पर्सन था, मल्टी टैलेंटेड भी था। Renaissance humanism, as this movement is now called, generated a new interest in human experience and also an enormous optimism about the potential scope of human understanding. Hamlet's famous speech in Act 2, "What a piece of work is a man", ये बड़ी मशहूर और बड़ा philosophical यहाँ पर इसका है ये। How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals। बड़ी खूबसूरत ये सोलिलोक्वी है इसकी ना, सोलिलोक्वीज़ आपको मिलेंगी इसकी 7 सोलिलोक्वीज़ हैं, टोटल 8 हैं हैमलेट प्ले के अंदर। एक इसमें से उसकी है, क्या नाम इसका, किंग क्लॉडियस की, बाकी 7 इसकी हैं टोटल जो सोलिलोक्वीज़ मिलती हैं। is directly based upon one of the major texts of the Italian humanists Pico della Mirandola's Oration on the Dignity of Man। जो कहते हैं ना इसने उठाया हुआ काम, इंस्पिरेशन, जो कई जगहों पे लफाजी भी उठाई गई है, कॉपी किया हुआ माल, वो ये है। जो कॉपी वो होता है जो एग्जैक्टली करना, रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट अंदाज में रखना। आपने फैबुला और शूज़े वगैरह टेक्स्ट में पढ़ लें तो ये वहाँ से लिया गया है। फॉर द ह्यूमनिस्ट्स the purpose of cultivating reason was to lead to a better understanding of how to act, and their fondest hope was that the coordination of action and understanding would lead to great benefits
फॉर सोसाइटी एज अ होल। यानी आपकी किसी भी अच्छाई का डायरेक्ट उसका बेनिफिशरी किसको होना चाहिए? सोसाइटी को। मुफीद शहरी बनना। फाइनली हम इसको सम अप करते हैं अपनी डिस्कशन को इस बात के साथ। As the Renaissance spread to other countries in 16th and 17th centuries, however, a more skeptical strain of humanism developed. Skepticism भी आ गया लोगों में, ज़्यादा सियाने अक्लमंद डाउटफुल होना शुरू हो गए चीज़ों की तरफ, हर बात में स्केप्टिक हो गए। तो stressing the limitation of human understanding, कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम इंसान को समझ नहीं सकते, इंसान इस कायनात के इस गोरख धंधे को नहीं समझ सकता। Phenomena of this world cannot be understood by human. For example, the 16th century French humanist Michael de Montaigne, Montaigne भी कहते हैं इसको, was no less interested in studying human experiences than the earlier humanists were. कहता है काफ़ी पढ़ लिया इंसानों के experiences के बारे में, enough. But he maintained that world of experience was a world of appearances. वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, ये उसने ये बात की। एंड द ह्यूमन बीइंग्स कुड नेवर होप टू सी पास दोज अपीयरेंसेस इनटू द रियलिटीज़ दैट लाई बिहाइंड देम। इंसान इन अपीयरेंसेस से पीछे जानता है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे। तो उसने इस तरह की बात मेंटेन की है कि अपीयरेंसेस को ही हम समझ रहे होते हैं, शेडोज़ को हम समझते हैं, रियलिटी को नहीं हमें पता होता कहाँ पे क्या है, और उन शेडोज़ की बुनियाद पे ही हम फिर अपने अखज़ कर रहे होते हैं नताइज या जो भी बातें हैं किसी किस्म की। दिस इज़ द वर्ल्ड इन विच शेक्सपियर प्लेसेस हिज कैरेक्टर्स। तो ये हमने सारा एक हमारे जहन में एक बैकड्रॉप बनता है। अब इस बैकड्रॉप के अंदर आप जो कैरेक्टर्स हैं वो देखेंगे यहाँ पे, ये सारे वाले जो शेक्सपियर के ड्रामा के अंदर आपको मिलते हैं जिनको रखता है। हैमलेट इज़ फेस्ड with a difficult task of correcting an injustice that he can never have sufficient knowledge of। कहता है और time is out of joint, I ever was born to set it right। 2007 तो लैंड याद खिंची हो मैं पिछले ज़माने च 7 के 8 च पढ़िया सीगा। तो ये ऐसी मेरे ख्याल शुरू में लाइन आ जाएगी, टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। तो वो इस डिसऑर्डर में ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसका वो खुद नॉलेज नहीं रखता पूरा। अ डिलेमा दैट इज़ बाय नो मीन्स यूनिक और इवन अनकॉमन, एंड वाइल हैमलेट इज़ फाउंड ऑफ पॉइंटिंग आउट क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बिकॉज दे कंसर्न सुपर नेचुरल एंड मेटाफिजिकल मैटर। सुपर नेचुरल मेटाफिजिकल आंसर्स तो आज भी नहीं हमें मुकम्मल तौर पर पता। तो उस ज़माने में जो आज से 5 सदियाँ भी चले जाते हैं तब किसको पता था। हैमलेट द प्ले एज अ होल चीफली डेमोन्स्ट्रेट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ नोइंग द ट्रूथ अबाउट अदर पीपल, देयर गिल्ट और इनोसेंस, देयर मोटिवेशंस, देयर फीलिंग्स, देयर रिलेटिव स्टेट्स ऑफ सैनिटी और इनसैनिटी। हम इसमें सारे कैरेक्टर एक दूसरे के बारे में डाउटफुल हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट एनी अदर पर्सन। उसको डाउट है इसके ऊपर ये है, किसी को डाउट है हैमलेट पागल है, किसके मुताबिक ये ठीक है, किसके मुताबिक ये हमें इसकी बीवी यानी इसकी जो माँ है वो बड़ी एक पाइज है या बड़ी अच्छी लॉयल है, किसी के मुताबिक वो गलत होगी, इसके मुताबिक वो लस्टी है, ओफिलिया पता नहीं क्या फिरती है, क्या है क्या नहीं। तो हर बंदा इसमें डाउट का बड़ा एक एलिमेंट मौजूद है। फाइनली द वर्ल्ड ऑफ अदर पीपल इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। वर्ल्ड सबसे बड़ी अपीयरेंस इसने क्रिएट करी ना कि मैं पागल हूँ, मैडनेस वाली। इसको ही नहीं कोई समझ सका कि पागल है कि नहीं पागल। आज नहीं पता चलता कि लोगों को वेदर ही वाज मैड और वाज जस्ट फीलिंग हिज मैडनेस। क्या कर रहा था, सच में था कि बता रहा। जैसे मोनालिसा का नहीं ना पता लोगों को कि वेदर शी वाज स्माइलिंग, और इस तरह से हम हैमलेट को कहते हैं हैमलेट इज़ अ मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका भी नहीं पता कि ये पागल था कि बना हुआ था, क्या था। फंडामेंटली अ प्ले अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ लिविंग इन दैट वर्ल्ड। तो ड्रामा इधर हमें आके बताता है कि ऐसी दुनिया में रहना जिसका आपको भी नहीं पता कि मुश्किल है यहाँ पे रहना, ठीक है। इस मुश्किल हालात में रहने को ट्रेजडी किरदार की नहीं होती, मॉडर्न ट्रेजडी जो होती है। वी डू नॉट सी व्हाट हैपेंड टू द प्रोटैगनिस्ट बट वी ट्राई टू सी व्हाट हैपन्स थ्रू हिम। ये मॉडर्न ट्रेजडी है। रेनेसेंस से काम स्टार्ट हो गया था। ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर।
ऑर्डर से डिसऑर्डर जब क्रिएट होगा तो सोसाइटी वहाँ पे जाके ट्रेजिडी स्टार्ट होती है। एक इंसान की नहीं, एक इंसान को हो गया कुछ। जब तक हम सारे एक बात को मानते हैं तो ट्रेजिडी नहीं है। हम में से कोई एक बंदा ऑर्डर से हट जाएगा जब, तो वहाँ से क्लैश पैदा होगा और वो अपनी बात पे पक्का, तो उसकी ज़िंदगी में ट्रेजिडी आना शुरू हो जाएगी। जब उस पर इंसिस्ट करना शुरू होगा तो बाकी सोसाइटी इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये ट्रेजिडी होगी। थैंक यू वेरी मच।